कि इस उम्र में भी आप बिल्कुल युवाओं की तरह चलते हैं, बातें करते हैं, उसका कारण सर मुझे पहले जानना है सर। लेकिन ये ऊर्जावान नेता बागेश्वर में सफल नहीं हो पाया, क्या कारण था? अगर इस समय बीजेपी को हरा देते तो शायद कांग्रेस नए उत्थान की तरफ होती और 2024 के चुनाव से पहले एक नए आत्मविश्वास से उतरती। लेकिन सर टोकूंगा सर, लेकिन लोग कह रहे हैं कि 2017 में उत्तराखंड में हारने का कारण गुटबाजी थी, ना कि धार्मिक ध्रुवीकरण। सर मैं आपसे ईमानदारी से जवाब चाहूंगा, क्योंकि इस जवाब की जरूरत मध्य प्रदेश कांग्रेस को पड़ने वाली है। 2022 के चुनाव में यह तय माना जा रहा था कि कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस का सेनापति रामनगर सीट छोड़ के लाल कुआं चले गए, लाल कुआं में महिला का टिकट काट दिया गया, उसने भी बददुआएं दे दी, तो वो जो गुटबाजी थी उससे नुकसान हुआ। सर 2024 के चुनाव आने वाले हैं, आपको लग रहा है कि, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं और आपके बीच में थोड़ा मनमुटाव है, उस मनमुटाव का असर 2024 के चुनाव में कांग्रेस की प्रतिष्ठा पर पड़ने वाला है? द्वाराहाट के मदन मिस्त्री जी का वीडियो बड़ा वायरल हुआ, उनके उस प्रकरण पे एक सीमित प्रतिक्रिया। मैं ऐसा कहूंगा, इस समय उत्तराखंड में बीजेपी का सबसे खराब मुख्यमंत्री किसे मानेंगे आप? हरक सिंह रावत पर सीबीआई की तलवार लटकने वाली है। आपके संबंध कभी उनसे सही थे नहीं और उनके कारण आपकी सरकार भी गिरी है, और हरक सिंह रावत जी को शामिल होने भी नहीं देना चाहते, लेकिन वो शामिल हो गए। हरक सिंह रावत पर जो अभी कार्रवाई चल रही है या होने वाली है, उससे आप उनका बचाव करेंगे खुलकर, या उसके पर्दे के पीछे के आप शांत रहेंगे, जो हो रहा है होने दो? एक शब्द में चाहूंगा, हरक सिंह रावत जी वास्तव में कैसे नेता है? बहुत अच्छे नेता है या ठीक ठाक नेता है? आपने धामी जी को बोला था कि खनन प्रेमी मुख्यमंत्री है, तो वास्तव में ऐसा है वो खनन प्रेमी मुख्यमंत्री? कांग्रेस का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन लगा आपको अभी तक? ये कहते हैं कि तिवारी जी ने जो लाइन खींच दी है उससे आगे को निकल नहीं पाया आज तक। हाय मेरे वीर, रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हमारे सामने मौजूद है पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश रावत जी। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर, मुझे जानना है कि इस उम्र में भी आप बिल्कुल युवाओं की तरह चलते हैं, बातें करते हैं, उसका कारण सर मुझे पहले जानना है। कितने ऊर्जावान नेता इस समय मौजूद है उत्तराखंड में, उसका कारण क्या है सर? उत्तराखंड खुद ही कारण है। यहाँ का हमने यहाँ की आबहवा, मिट्टी, यहाँ का अनाज है, ये सब जो इसकी प्रकृति के गुण हैं, वो सब गुणों के साथ हम जीते हैं, इसलिए सक्रिय हैं। और जब तक हमारे कई अपने सैद्धांतिक प्रश्न हैं, कई सवाल हैं, जिनमें से आज जो है संवैधानिक लोकतंत्र की हत्या करने वाली शक्तियों से लड़ने का सवाल है, गांधी नेहरू अम्बेडकर के सिद्धांतों की पुनर्स्थापना का सवाल है, उनको संरक्षित करने का सवाल है। हमें ये प्रश्न जब तक रहेंगे तब तक हम जवान रहेंगे, तब तक संघर्षशील रहेंगे। किसानों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं, इन सब प्रश्नों पर जो कर्तव्य हमसे अपेक्षा करेगा कांग्रेस पार्टी, जो अपेक्षा करेगी, लोग जो अपेक्षा करेंगे, हम उसके अनुसार निरंतर यत्नशील रहेंगे। सर लेकिन ये ऊर्जावान नेता बागेश्वर में सफल नहीं हो पाया, क्या कारण था? अगर इस समय बीजेपी को हरा देते तो शायद कांग्रेस नए उत्थान की तरफ होती और 2024 के चुनाव से पहले एक नए आत्मविश्वास से उतरती। देखिए, हार और जीत बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करती है। अब 2017 में मेरा अपना मानना है, यदि उत्तर प्रदेश के साथ चुनाव नहीं होते, उत्तराखंड के 3-4 महीने पहले होते या 3-4 महीने बाद होते, तो हम 2017 भी जीते, 2022 भी जीते। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो धार्मिक ध्रुवीकरण करने में भाजपा सफल हुई है या श्री नरेंद्र मोदी सफल हुए हैं, उसका असर उत्तराखंड के ऊपर भी पड़ रहा है। सर लेकिन सर टोकूंगा सर, लेकिन लोग कह रहे हैं कि 2017 में उत्तराखंड में हारने का कारण गुटबाजी थी, ना कि धार्मिक ध्रुवीकरण। गुटबाजी से कहीं 1-2 सीटों पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन इतने बड़े वोटों का प्रतिशत पर असर नहीं पड़ता है। हम यदि गुटबाजी होती तो जो बुनियादी वोट 2012 में हमको सत्ता में लाया था, हम उतना ही वोट 2017 में भी लाए। लेकिन भाजपा ने सारे दूसरे जो दल थे, छोटे दल थे, निर्दलीय थे, उनके सारे वोट समेट लिए और भाजपा हमसे जो है 10-10.5% वोट ज्यादा ले आई और उनको अपार बहुमत मिल गया। सर लोगों ने इसी तरीके से 2022 में हम उत्तरी भारत के अंदर पहले ही राज्य हैं जिसने अपने पिछले वोट प्रतिशत में, मतलब 2017 के वोट प्रतिशत में 5.5% की वृद्धि की। लेकिन 5.5% की वृद्धि भी कम सिद्ध हो गई, क्योंकि 4% जो है, जो वोट हमारी तरफ आ रहा था, एंटी भाजपा वोट जो है, वो आपने काट दिया। आप वोट कटवा सिद्ध हुई और उसके कारण जो है हम करीब 27 सीटें ऐसी हैं जिनको हम मामूली वोटों के अंतराल से हार गए। सर मैं आपसे ईमानदारी से जवाब चाहूंगा, क्योंकि इस जवाब की जरूरत मध्य प्रदेश कांग्रेस को पड़ने वाली है। 2022 के चुनाव में यह तय माना जा रहा था कि कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस का सेनापति रामनगर सीट छोड़ के लाल कुआं चले गए, लाल कुआं में महिला का टिकट काट दिया गया, उसने भी बददुआएं दे दी, तो वो जो गुटबाजी थी
उससे नुकसान हुआ। अब सुनिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस में जीत टाइम आनी जा रही है, लेकिन वहां भी गुटबाजी हो रही है, फुसिल फुटबॉल हो रही है टिकट को लेकर, तो वहां भी हार ना जाए कहीं उसकी तरह ही। सर, इसलिए ईमानदारी से जवाब, वास्तव में गुटबाजी का कारण था या नहीं था, अगर जवाब ईमानदारी से देंगे तो मध्य प्रदेश कांग्रेस को भी इसका फायदा होने वाला है। देखिए, 3-4 फैक्टर्स एक साथ काम किए, जबकि जो जनमत था वो स्पष्ट तौर पर 2022 में कांग्रेस को सत्ता में देखना चाहता था। पहला फैक्टर तो रहा कि हम लीडरशिप वाले मामले में कि कौन लीड कर रहा है कैंपेन को, उसमें भी एक स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं रख पाए। हम सामूहिक नेतृत्व के चक्कर में हम अपने बिंदुओं को, किन बिंदुओं पर हम लड़ रहे हैं, चुनाव का नैरेटिव क्या है, वो हम तैयार नहीं कर पाए, उसको धार नहीं दे पाए, और जो वो उसकी अस्पष्टता रही। दूसरा ये भी एक कारण रहा कि जो व्यक्ति कैंपेन कमेटी का चेयरमैन है, जिसको आप चुनाव लड़ाना आवश्यक समझ रहे हो, 3 दिन तक वो रामनगर का उम्मीदवार बना रहता है, और अंतिम दिन कह दिया जाता है जाओ लालकुआं से फाइल करो, और लालकुआं से जिस उम्मीदवार को घोषित किया था वो उम्मीदवार विड्रॉ करने से इनकार कर देती है और वो चुनाव लड़ती है। तो ये इस फैक्टर का भी एक नकारात्मक असर गया। मतलब ईमानदारी से हरीश रावत जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि गुटबाजी कारण रहा है। मैंने चौथा, इससे और भी हमसे कहीं कहीं उम्मीदवारों के चयन में भी कुछ त्रुटियां रही जिनको हमको सुधारने की जरूरत थी। और चौथा जो सबसे बड़ा कारण है, जिसने जो एकांगी कारण है, वह है भाजपा ने ध्रुवीकरण करने के लिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रयास किया, उसी तरीके से उत्तराखंड में भी प्रयास किया, और एक झूठ गढ़ा गया, और उस झूठ के कारण जो है, उस झूठ आधारित दुष्प्रचार के कारण जो है वोटों का ध्रुवीकरण हो गया और भाजपा चुनाव हारने से बच गई। सर, 2024 के चुनाव आने वाले हैं, आपको लग रहा है कि, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं और आपके बीच में थोड़ा मनमुटाव है, उस मनमुटाव का असर 2024 के चुनाव में कांग्रेस की प्रतिष्ठा पे पड़ने वाला है? मेरा किसी से कोई मनमुटाव नहीं है, किसी ने कह दिया आपसे। मैं तो एक प्रकार से इस बात को स्पष्ट कर चुका हूं कि भाई आगे का हमारा भविष्य का नेतृत्व ये 4 लोग हैं। सारी चुनाव की रणनीति, सारी जिम्मेदारियां इन 4 लोगों के कंधे पे है। मैं तो केवल उसमें पत्रम पुष्पम का जो योगदान दे सकता हूं, मैं वो योगदान दे रहा हूं। जब जिस दिन पार्टी कहेगी, ये 4 लोग कहेंगे नहीं साहब अब हम इसके बिना भी काम चला लेंगे, तो उस दिन हम अपना पूरी तरीके से चुनाव से तटस्थ हो जाएंगे। तो ये कहीं कोई ऐसा मतभेद नहीं है, और इन सब बातों का 2024 में असर नहीं पड़ेगा। और फिर पिछली गलतियों से सबक भी लिया जाता है। हमसे कुछ गलतियां हुई, रणनीतिक चूकें हुई, उन चूकों को हम सुधारेंगे, 2024 में सुधारेंगे। सर, आप बड़े शालीन हैं, शांत हैं, स्वभाव के हैं। द्वाराहाट के मदन मिस्त्री जी का वीडियो बड़ा वायरल हुआ, उनके उस प्रकरण पे एक सीमित प्रतिक्रिया चाहता हूं सर। देखिए, कोई चीज एक पृष्ठभूमि के साथ होती है। इस राज्य के अंदर जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी को कैप्टिव बना दिया गया है, और जो मलाईदार पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं, वो सत्तारूढ़ दल की जी हजूरी में इतने ज्यादा संलग्न हैं कि जनप्रतिनिधियों से वो बात नहीं करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं। और ये स्थिति राज्य के लिए चिंताजनक है। कुछ लोग होते हैं जो शालीनता के साथ चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो ग्रहण नहीं कर पाते, अपना गुस्सा जाहिर कर देते हैं। श्री मदन मिश्र ने अपना गुस्सा जाहिर कर लिया, हम उनके शब्दों से उससे सहमत नहीं है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति आज राज्य के अंदर है, ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल खिलौना बना करके रख दिया गया है, जैसे चाहेंगे उस तरीके तोता बना करके रख दिया गया है। तोता बोलता भी तब है जब आज्ञा होती है, टेलीफोन तब उठाता है जब आज्ञा होती है। जो ये स्थितियां हैं, ये राज्य के लिए स्वस्थ नहीं है। देखिए, इस विषय पर मैं हरीश रावत जी की तारीफ करना चाहूंगा कि अपने नेता का ऐसा पक्ष रखना वास्तव में उचित है, क्योंकि अगर वास्तव में गलत था उनका व्यवहार, जो हमारे निदेशक थे, तो उनका जो प्रकरण था उस पृष्ठभूमि पे, उस पर उन्होंने साथ दिया है मदन मिश्र का, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि ऐसे नेताओं को जरूरत पड़ती है ऐसे साथ की। अमूमन लोग बसते हैं, लेकिन आपने खुल के साथ दिया, उसके लिए साधुवाद के पात्र हैं हरीश रावत जी। सर, इस समय
जैसे आपने कहा कि जो जितने भी हमारे ये लोग नायक लोक सेवक हैं उनको लोक नायक ने अपने कब्जे में ले लिया है। मैं ये सब कहूंगा, इस समय उत्तराखंड में बीजेपी का सबसे खरा मुख्यमंत्री किसे मानेंगे आप? पहली बात जो आपने कही प्रश्न पूछने की पृष्ठभूमि के रूप में, उसमें श्री मदन बिष्ट जी का व्यवहार मेरी पार्टी के लिए, उनके अपने लिए चिंताजनक हो सकता है, मगर उसका राज्य पर उतना व्यापक असर नहीं पड़ेगा। मगर जो व्यवहार सत्तारूढ़ दल के निर्णायक लोगों का, जिसमें मंत्रीगण हैं, जिसमें अधिकारी गण भी अब सम्मिलित हो गए हैं, वो भी भाजपाई के तौर पर व्यवहार करते हैं, उसका असर इस राज्य की लोकतांत्रिक प्रणाली पर, प्रशासनिक प्रणाली पर, यहाँ के विकास पर पड़ रहा है। वो ज़्यादा चिंताजनक है। ये दो, एक स्थिति, एक व्यवहार का असर हमारे ऊपर पड़ेगा, हरीश रावत के ऊपर पड़ेगा, एक व्यवहार का असर सारे राज्य की जनता के ऊपर पड़ेगा। तो मैं चिंता ज़्यादा जो राज्य के आम लोगों के ऊपर उसका असर पड़ेगा उससे हूँ। अच्छा सर, अब मैं बात करता हूं हरक सिंह रावत जी पे। हरक सिंह रावत पर सीबीआई की तलवार लटकने वाली है। आपके संबंध कभी उनसे सही थे नहीं और उनके कारण आपकी सरकार भी गिरी है और हरक सिंह रावत जी को आप शामिल होने भी नहीं देना चाहते, लेकिन वो शामिल हो गए। हरक सिंह रावत पर जो अभी कार्रवाई चल रही है या होने वाली है, उससे आप उनका बचाव करेंगे खुलकर या उसके पर्दे के पीछे आप शांत रहेंगे, जो हो रहा है होने दो? मैं इस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं खुद सीबीआई के मुकदमे में हूँ, तो इसलिए मैं उस पर कोई भी टिप्पणी इस समय नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि सत्ता पक्ष को ये उड़ते हुए सवालों का जवाब देना पड़ेगा और लोकतंत्र में विपक्ष की भी अपनी भूमिका है। और आप यदि विपक्ष को अपनी भूमिका अदा नहीं करने देंगे तो इससे संसदीय लोकतंत्र कमजोर होगा। सर, एक शब्द में चाहूंगा, हरक सिंह रावत जी वास्तव में कैसे नेता हैं? बहुत अच्छे नेता हैं या ठीक ठाक नेता है? नो कमेंट। नो कमेंट। अच्छा सर, मैं हरक सिंह रावत से आता हूं। अभी जो व्यवस्था है, मैंने से एक सवाल पूछा था कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के अब तक सबसे खराब मुख्यमंत्री किसे मानते हैं आप? लेकिन आप कहेंगे सभी खराब है, लेकिन मैं ईमानदारी से चाहता हूँ सबसे खराब कौन है? आपका मतलब है कि पूरी ढेरी दागी है? मेरे अगर मैं सबसे अच्छा नहीं, अगर मैं पूछता सबसे अच्छे मुख्यमंत्री कौन है तो आप कहते हैं कि सब ये खराब है, तो मैं क्या बोलूं? इसलिए मैंने पहले ही पूछ लिया आपसे कि सबसे खराब मुख्यमंत्री किसे मानते हैं आप? देखिए, ये प्रश्न अपने आप में हरीश रावत, क्योंकि हम प्रतिद्वंदी हैं, हम विरोध पक्ष हैं, हम यदि उनको खराब बताएंगे तो बहुत सारे लोग पक्ष में खड़े हो जाएंगे। हम ये चाहते हैं जनता से पूछा जाए कि जनता की अपेक्षाओं के साथ कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसने खिलवाड़ करने का काम किया है। और मुझे भाजपा का प्रत्येक मुख्यमंत्री जनभावना के साथ और उत्तराखंड के सवालों के साथ खिलवाड़ करता दिखाई दे रहा है। और सारे इनमें जितने भी एक्स हैं या वर्तमान हैं, इनमें प्रतिस्पर्धा ये इस बात की है कि किसने ज्यादा खिलवाड़ किया, कौन ज्यादा खराब है, आप ये कहना चाह रहे हैं? यानी आपने खिलवाड़ करना। अच्छा, आपने धामी जी को बोला था कि खनन प्रेमी मुख्यमंत्री हैं, तो वास्तव में ऐसा है वो खनन प्रेमी मुख्यमंत्री? देखिए ऐसा है, आजकल तो वो इन्वेस्टमेंट प्रेमी हो रहे हैं। अच्छा, तो नहीं सर, मैं खनन प्रेमी वो है या नहीं, बताइए। मैंने कहा आजकल तो इन्वेस्टमेंट प्रेमी हो रहे हैं, तो देखते हैं कि एक पहले मुख्यमंत्री थे 2018 में इन्वेस्टमेंट प्रेमी, वो तो हमारे लिए जो है वंतरा रिजॉर्ट, कैसीनो रिजॉर्ट, बार वाला रिजॉर्ट्स ये लेकर के आए। अब ये क्या लेकर के आते हैं, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जहाँ तक खनन, बालू आदि आदि इत्यादि का सवाल है, भाजपाई सारे के सारे एक ही ढेर के रखले हैं। ये तो बालू पुत्र हैं सब लोग, जितने भाजपा के नामचीन लोग हैं, कोई भाजपाई ऐसा नहीं है जिसकी जेब में बालू के कुछ न कुछ दाने न जा रहे हों, जितने नामचीन भाजपाई हैं जो है। तो आप जरा सा सर्वे करवा लीजिए कहीं से, तो हर भाजपाई कहीं न कहीं किसी खनन से या बालू के खुदान से, ढुलान से, तौलान से, किसी न किसी चीज से जुड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। मैं पत्रकारों के ऊपर छोड़ देता हूं कि आप इसका सर्वे कर लीजिए
तब हमसे ये सवाल पूछे, फिर हम बताएंगे। अच्छा, सब बताइए, कांग्रेस का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन लगा आपको अभी तक? सर, ये ऐतिहासिक इंटरव्यू होने जा रहा है, मैं चाहता हूं कि आप बता दीजिए। मैंने लाइव इसलिए नहीं किया इसको, तो क्या, ताकि मैं बाद में अगर आप कहेंगे तो मैं थोड़ा सा हटा भी दूंगा। आप कहते नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी सबसे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री कौन लगा आपको कांग्रेस की ओर से उत्तराखंड में? येट टू कम, येट टू कम। ओह सर, क्या बात है सर। लेकिन लोग ये कहते हैं कि तिवारी जी ने जो लाइन खींच दी है उससे आगे को निकल नहीं पाया आज तक।